हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू थिंक एसएससी। आप सभी का थिंक एसएससी की एप्लीकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। आ जाइए सभी लोग लाइव। कुछ स्टूडेंट्स के नाम ले लें अपन। रघुराज कौशल हैं, पूजा कुमारी हैं, उसके बाद हैं नुसरत जहान, अंशु मिश्रा, पूनम प्रजापति, नवल किशोर प्रसाद, पंकज, प्रशांत फ्रॉम पटना, उसके बाद है मोहम्मद इमरान। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले तो ये बताइए कैसे हैं आप सब लोग और आप सब लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है? हाँ जी, सब बढ़िया है। फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करें। सब अच्छे होंगे, बढ़िया पढ़ाई कर रहे होंगे। अब अभी अटक रहा है, अटक क्या रहा है? मेरी तरफ से तो सब ठीक चल रहा है, वाईफाई भी ठीक चल रहा है, अटकना तो कुछ नहीं चाहिए। चलो, कुणाल शेखर प्रणाम बेटा। अहमद शान हेलो। चलो फिर आज की क्लास स्टार्ट करें। लास्ट क्लास में हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर दिया था? लास्ट क्लास में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसको हम हिंदी में श्वसन तंत्र कहते हैं, वो सिस्टम जो हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन की प्रोसेस करवाता है। अब लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था, कल की क्लास में रेस्पिरेशन होता क्या है, यानी कि रेस्पिरेशन हम किसको बोलते हैं, श्वसन किसको कहते हैं। और फिर हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन होता कितने टाइप से है। रेस्पिरेशन दो टाइप से हो सकता है, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक रेस्पिरेशन के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, उनके एग्जाम्पल मैंने कहा था, एग्जाम्पल मेन एग्जाम में आते ही आते हैं, है ना। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था ना, अल्कोहल हम जब बनाते हैं तो वो फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन प्रोसेस से बनती है, और फर्मेंटेशन इज द एग्जाम्पल ऑफ अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ऐसे ही हमने पढ़ा था कि जो बीज का बाहरी आवरण होता है उसमें रेस्पिरेशन कैसा होता है, अनएरोबिक होता है। जबकि गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, जानवर, हम लोगों में कैसा होता है, हम सभी लोगों में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। फंगस में कैसा होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ऐसे ही आपसे पूछ ले बैक्टीरिया में कैसा होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में आपको पढ़ा दी थी, सारी चीज ठीक है। अब आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किसका क्या मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। जैसे आप जानते हैं कि जो मछलियां होती हैं वो कहां से सांस लेती हैं, यानी कि मछलियों का जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो कौन से ऑर्गन्स के थ्रू होता है। तो मछली पानी में रहती है और पानी में क्या चाहिए होता है उनको, पानी में आप देखते हैं मछली ऐसे मुंह खोल के बार बार सांस ले रही होती है ना, देखा होगा ना, क्योंकि मछली के इस हिस्से में रहते हैं गिल्स, जिनको हम गलफड़े भी कहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि कौन कौन से ऐसे जीव हैं जिनमें कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैं। जैसे आपसे पूछ ले कि जो फिशेस होती हैं, जो मछली होती हैं जो पानी में रहती हैं, तो पानी में क्यों रह सकती हैं, क्योंकि उनके पास क्या रहते हैं, उनके पास गिल्स रहते हैं। गिल्स को बोलते हैं हम गलफड़े, और गलफड़ों के द्वारा वो अपना रेस्पिरेशन का प्रोसेस करती हैं। ठीक है बच्चा, ये क्या है, ये कौन कह रहा है? सुमित, तुम्हारा आवाज नहीं आ रही है कि कमेंट को 50 बार टाइप कर रहा है। अरे सुमित यार, तुम्हारा माइक बंद है, हमारा नहीं है, फालतू में काहे को परेशान कर रहे हो, है ना। तो मछलियां आपने देखा होगा थोड़ा सा पानी की सरफेस से बाहर आके मुंह खोल के सांस लेती है, क्योंकि यहाँ पे उनके गिल्स होते हैं, गलफड़े होते हैं। नेक्स्ट आता है कि जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग जिसको हम मेंढक कहते हैं, मेंढक का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है? तो जो मेंढक होते हैं ना, वो आप जानते हैं वो एम्फीबियन होते हैं, उभयचरी होते हैं। क्यों? क्योंकि मेंढक पानी और धरती दोनों पे सरवाइव कर सकते हैं, दोनों पे अपना जीवन यापन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेंढक जब पानी में रहते हैं तो वो सांस लेते हैं किससे, अपनी स्किन से, त्वचा से। उनकी स्किन पे छोटे छोटे पोर होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है। तो उससे वो अपना रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। तो पानी में रहते हैं, इन वाटर, पानी में रहेंगे तो वो स्किन से सांस लेंगे। लेकिन जब मेंढक धरती के ऊपर आ जाते हैं तो उनमें हमारी तरह क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं। तो वो जब ऑन अर्थ रहते हैं, धरती के ऊपर रहते हैं, तो हमारी तरह उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या बन जाता है, हमारी तरह उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स बन जाते हैं, फेफड़े बन जाते हैं। नेक्स्ट बच्चा जो एग्जाम में आता है वो आता है कि जो बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, जितने भी सारे पक्षी जो उड़ते हैं, उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है? तो उनमें भी हमारी तरह लंग्स होते हैं, उनमें भी हमारी तरह फेफड़े होते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर आपसे पूछ ले स्नेक, स्नेक का मतलब होता है सांप,
सांप हो गया, लिजर्ड्स, लिजर्ड्स का मतलब होता है बच्चा छिपकलियां हो गई। सांप और छिपकलियों में भी हमारी तरह क्या पाए जाते हैं, एक जोड़ी लंग्स, एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं। जबकि प्लांट्स कहां से रेस्पिरेशन करते हैं, अगर आपसे पूछ लेना कि पेड़, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनका मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, तो आप बताओगे बच्चा प्लांट्स की लीफ में, लीफ का मतलब है प्लांट का पत्ता, जो पेड़ का पत्ता होता है उसमें एक पार्ट होता है जिसको हम स्टोमाटा बोलते हैं, और हिंदी में इसको वात रंध्र कहा जाता है। आपने सुना होगा स्टोमाटा रात में खुल जाते हैं, दिन में बंद हो जाते हैं। लास्ट क्लास में पढ़ाया था मैंने कि रात में क्या करते हैं पेड़ पौधे, हमारी तरह ऑक्सीजन लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं रात को पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात में पेड़ पौधों के स्टोमेटा खुल जाते हैं, और स्टोमेटा का मतलब होता है वात रंध्र, और इन्हीं वात रंध्रों से प्लांट्स ऑक्सीजन अंदर लेना शुरू कर देते हैं। रेस्पिरेशन किसकी हेल्प से होता है, ऑक्सीजन की हेल्प से होता है। अगर आपसे पूछ ले ह्यूमंस, ह्यूमंस का मतलब होता है मनुष्य प्रजाति, या पूछ ले एनिमल्स, एनिमल्स में सब आ जाएंगे बच्चा, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, लंगूर, भालू, सब। इन सब के अंदर क्या होते हैं, एक जोड़ी लंग्स होते हैं, यानी कि हमारा मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, एक पेयर, एक जोड़ी लंग्स है, एक जोड़ी फेफड़े हैं हम लोगों में। ऐसे ही आपसे पूछ ले कि जो अर्थवॉर्म होता है, इसको स्टार कर लेना, ये ज्यादातर आता है। अर्थवॉर्म का मतलब क्या होता है बच्चा, अर्थवॉर्म का मतलब होता है केंचुआ। केंचुआ का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, और ऐसे ही आपसे पूछता है कॉकरोच का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है। तो कॉकरोच का तो मैं बताऊंगी आपको, कॉकरोच का होता है ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होता है, ट्रैकिया बच्चा किसको बोलते हैं, जो विंड पाइप होता है ना, कल बताया तो था आपको कि जो श्वास वाली नली होती है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम ट्रैकिया कहते हैं। जैसे खाना खाने वाली नली को हमने क्या बोला था कल, खाना खाने वाली नली को हम ईसोफेगस बोलते हैं, जो फूड को ट्रांसफर करती है उसको ईसोफेगस बोलते हैं या भोजन नली कहते हैं, और जो एयर को ट्रांसफर करती है उसको ट्रैकिया या फिर वायु नलिका या श्वास नली कहते हैं। ये वाली अगर आप ऐसे करोगे तो आप देखो सांस लेने में आपको डिफिकल्टी होने लग जाती है ना, सांस प्रॉपर नहीं आता है। तो बच्चों याद रखना कि जो कॉकरोच होते हैं उसमें कोई अलग से रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता, उसका जो विंड पाइप होता है ना वो आगे चलकर ऐसे बहुत सारी ब्रांचेस में बंट जाता है ऐसे, इन्हीं को ट्रैक्यूल्स कहा जाता है। इन्हीं को ट्रैक्यूल्स, यानी कि कॉकरोच का जो विंड पाइप होता है ना वो आगे चलकर ऐसे बहुत सारी ब्रांचेस में बंट जाता है, और जब बहुत सारी ब्रांचेस में बंट जाता है तो इन्हीं ब्रांचेस से ही वो ऑक्सीजन लेना शुरू कर देता है। इन्हीं ब्रांचेस से वो क्या लेता है, ऑक्सीजन लेता है, और कभी कभी इनको ट्रैक्यूल्स भी कहते हैं। ट्रैकिया बड़ा हो गया, ट्रैकिया के छोटे छोटे टुकड़े कर दोगे तो ट्रैक्यूल्स कहलाता है वो। तो कॉकरोच इन्हीं विंड पाइप के थ्रू ही ऑक्सीजन अपना बॉडी में अंदर करता है। अब कॉकरोच का आप बताओगे सभी लोग, कॉकरोच का मैंने बता दिया, केंचुए का आप बताओगे कि जो केंचुआ होता है, जो अर्थवॉर्म होता है, जिसको हम फ्रेंड ऑफ फार्मर भी कहते हैं, किसान का दोस्त कहते हैं, क्यों, क्योंकि वो हमारी जमीन को उपजाऊ बनाने का काम करता है। आजकल तो अर्थवॉर्म का कल्टीवेशन, केंचुआ पालन बहुत चल रहा है, बहुत सारे लोग इसे लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे केंचुआ पालन करके, और उस केंचुए से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बना रहे हैं, खाद बना रहे हैं। ये बहुत बड़ा मार्केट भी चल रहा है आजकल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। आप सभी बताइए कि जो अर्थवॉर्म होता है उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होना चाहिए, किससे सांस लेता है वो स्किन से लेता है या फिर वो लंग से लेता है या कैसे लेता है। एक मैं और बता देती हूं आपको, नेक्स्ट मैं बता देती हूं आपको किसका, कभी कभी अमीबा का पूछा जाता है। अमीबा क्या होता है, अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा क्या है, एक ही कोशिका वाला जीव है। अमीबा में ऐसे एक ही सेल होती है, बेचारे का एक ही सेल है, यही इसका शरीर है, यही सेल इसका शरीर है, यही। तो बच्चा अमीबा अपने इसी सरफेस एरिया से, ये जो इसका बॉडी सरफेस एरिया है ना, इसी से ही सांस ले लेता है। इसको बोलते हैं सामान्य शरीर की सरफेस एरिया, यानी कि सामान्य शरीर का सतही क्षेत्र, अपने बॉडी सरफेस से ही सांस ले लेता है। एक सेल है, यही इसका शरीर है, यही सेल है। अमीबा में ना टिश्यू बना, ना ऑर्गन बना, ना ऑर्गन सिस्टम बना, बेचारे में ऐसे सेल बनी। अब सेल होती है उसको लिविंग तो बोलना पड़ता है।
जिसके अंदर कोशिका होती है वो सजीव तो होता ही होता है। तो आप बताओगे अमीबा के अंदर इस तरीके से एक ही सेल होती है, ये इसका शरीर है, यही इसी से खाना खाता है, इसी से खाना पचाता है, इसी से सांस लेता है, सारे काम इसी से करता है। तो हम कहते हैं अमीबा अपने बॉडी सरफेस, अपने शरीर के सतही क्षेत्र से ही सांस ले लेता है। ठीक है। और यहां पे मैं बता दूं अर्थवॉर्म जो है ना वो स्किन से सांस लेता है, त्वचा से सांस लेता है। उसकी स्किन पे छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर होते हैं, उसी से ही ऑक्सीजन अंदर आ जाता है। अगर हमारी स्किन पे भी ऐसे पोर होते हैं ना तो बच्चों हम भी क्या करते हैं, यहां से ही एयर ले लेते हैं, फिर नाक वगैरह मुंह वगैरह से आपको सांस लेने की जरूरत नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है। तो याद रखिएगा बच्चा, अगर पूछ ले मछलियां किससे सांस लेती हैं, मेंढक किससे सांस लेता है, पक्षियों में क्या किससे सांस लेते हैं, सांप, छिपकली, प्लांट्स, हम लोग, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, केचुआ, कॉकरोच और अमीबा, ये इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। यानी कि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। सभी प्रकार के जीव जंतुओं में अलग अलग प्रकार के श्वसन के लिए अलग अलग अंग पाए जाते हैं। ठीक है। हम में क्या है, हम में लंग्स है, हमारे फेफड़े हैं। जैसे पक्षियों में भी फेफड़े होते हैं वैसे हम लोगों में भी फेफड़े होते हैं। अब ये तो बात होगी यहां तक की क्लास में कि रेस्पिरेशन होता क्या है बच्चों, कितने टाइप से होता है और किसका क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है किस जीव में, यानी कि कौन कहां से ऑक्सीजन को यानी कि एयर को एंटर करवाता है। अब बात करते हैं बच्चा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है। हमें गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, जानवर, पक्षी किसी का नहीं पढ़ना है, हमें हमारा पढ़ना है। हमें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है, हमें मनुष्य का श्वसन तंत्र पढ़ना है। और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कुछ ऐसे काम करता है, आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ। ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ये इंसान ऐसे मुंह करके खड़ा है, यहां से नाक से। सबसे पहले आप सांस कहां से लेते हो, आप हवा कहां से लेते हो, नाक से लेते हो। तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कहां से शुरू हो जाता है बच्चा। एल्गीज में भी क्या होता है, एल्गीज जो होती है ना, एल्गीज और लाइकिन, उनमें भी उनके जो छोटे छोटे उनके जो बर्ड्स होती है ना उनमें पोर होते हैं बच्चा, स्टोमेटा जैसे। ठीक है। तो बच्चों जैसे हम लोग कहां से सांस लेते हैं, सबसे पहले कहां से हवा लेते हैं, तो हमारी नाक से। तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम नाक से ही शुरू हो जाता है। जैसे हम खाना कहां से खाते हैं, मुंह से। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कहां से शुरू हो गया, मुंह से। ऐसे ही सांस कहां से लिया, नाक से। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज स्टार्टेड बाय नोज ओनली। हमारा श्वसन तंत्र नाक से शुरू होता है और ये नाक के बाद फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकस, एल्वोली, लंग्स, डायफ्राम, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। ये सब कुछ आपको पढ़ना है। चलिए फिर देखते हैं कैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है। सबसे पहले लिख दो कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन से ऑर्गन से स्टार्ट हो जाता है। नंबर 1 पे नोज। नोज को हिंदी में नाक कहते हैं। अब नाक में क्या होता है, नाक के 2 दरवाजे होते हैं। 2 नाक है ना, नाक वैसे एक है लेकिन नाक के दरवाजे 2 हैं। देखो ना, 1 और 2 दरवाजे। इनको कहा जाता है नॉस्ट्रिल्स। इनको कहा जाता है नॉस्ट्रिल्स। हिंदी में बोलते हैं नासा द्वार, नाक के द्वार, नाक के दरवाजे। कितने, तो 2। और यहां से क्या होता है, यहां से एयर इन होती है, हवा हमारे नाक से प्रवेश करती है। इन दोनों दरवाजों से हवा आती है, आधी यहां से आ रही है, आधी यहां से आ रही है। और यहीं से जब आप सांस छोड़ते हो, रेस्पिरेशन आपने एक्सेल किया, आपने बाहर की तरफ छोड़ा, तो यहां से आप CO2 को आउट भी करते हो। यानी कि नाक के अंदर हमारे जो 2 दरवाजे होते हैं जिनको हम नोस्ट्रिल्स या नासा द्वार कहते हैं, वहां से ही हम ब्रीदिंग करते हैं, वहीं से हम एयर लेते हैं, वहीं से हम CO2 आउट करते हैं। यानी कि इंस्पायरेशन यानी कि सांस अंदर लेते हैं, एक्सपायरेशन यानी सांस बाहर छोड़ते हैं। तो इन दोनों दरवाजों को हम नोस्ट्रिल्स कहते हैं। अब जैसे ही आप थोड़ा सा अंदर चलोगे नाक में, तो नाक में होते हैं नोजल हेयर्स। नोजल हेयर्स, इनको बोलते हैं हम नाक के बाल। और नाक के बालों को नाम दिया जाता है सीलिया। नाक के अंदर जो आपके छोटे छोटे बाल रहते हैं उनको हम सीलिया कहते हैं। कभी आपने सोचा है नाक के बालों क्यों होते हैं नाक के बाल?
नाक के बाल बहुत अच्छा काम करने के लिए होते हैं। क्या करते हैं नाक के बाल? जो आप एयर लेते हो ना, उस एयर को फिल्टर करते हैं, ये उस एयर को छानने का काम करते हैं। अगर इस एयर में धूल मिट्टी के कण आ गए तो वो नाक के बाल में फंस के रह जाते हैं, वो आगे नहीं जाएगा, आपके लंग्स तक नहीं जाएंगे। अगर लंग्स में चले जाएंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। जैसे अभी पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, तो अगर आपका पॉल्यूशन से बचना है तो आप नाक और मुंह कवर कर लेते हो, मास्क लगा लेते हो, ताकि पॉल्यूशन के पार्टिकल्स हमारी नाक से ना जाएं। अब छोटे मोटे अगर पार्टिकल्स हैं तो वो तो चले जाते हैं, इनसे नहीं बचते हैं, लेकिन थोड़े बहुत अगर डस्ट के, पेंट के, इनके पार्टिकल्स थोड़े बड़े हैं ना, बुरादा बुरादा, धूल मिट्टी, उनको ये रोक लेते हैं। तो ये नेचुरल फिल्टर हैं हमारे। कुछ लोग होते हैं उनके नाक के बाल वो काटते रहते हैं, काटने वाटने नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमें डस्ट, धूल मिट्टी के बड़े कणों को अंदर जाने से बचाते हैं। और अगर ये धूल मिट्टी के कण अंदर चले गए, हमारे फेफड़ों में जम गए, तो वो तो बहुत खतरनाक है, वो तो बीमारी कर देगा, हमारे फेफड़ों में जाएगा तो। इसीलिए हम कहते हैं कि नाक के जो बाल होते हैं वो एयर को फिल्टर करने का काम करते हैं, एयर को फिल्टर करने का काम करते हैं। और दूसरा, ये ना हवा को हल्का सा, हवा को गर्म भी कर देते हैं, हवा को गर्म कर देता है, गर्म कर देता है, साथ में जो हवा आई है उसको वेट भी कर देता है। वेट का मतलब यहाँ पे गीला, हल्का फुल्का मॉइस्चर भी पड़ जाता है, हमारा जो एयर है ना वो आसानी से आपके फेफड़ों तक चली जाए। और नाक से जो वाटर निकलता है, जिसको आप नोजल वाटर कहते हैं, नाक से जो पानी निकलता है, हमारी नाक में एक चिपचिपा पदार्थ रहता है 24 घंटे, उसको हम कहते हैं म्यूकस। नाक के अंदर जो एक चिपचिपा पदार्थ रहता है उसको म्यूकस, उसको श्लेष्मा कहा जाता है। और ये श्लेष्मा भी हवा को नमी देने का काम करता है। जो एयर आई है ना, उस एयर को मॉइस्चर देने का काम करता है, तो मॉइस्चर देने का काम करेगा। और ये जो नोजल वाटर है ना, ये क्या करता है, अगर आपके नाक के अंदर धूल मिट्टी के कण ज्यादा फंस गए बालों में, तो आपको नाक में ईचिंग होगी। आप ऐसे करोगे तो नाक का पानी जब बाहर निकलेगा ना, तो उसमें धूल मिट्टी के कण भी बाहर निकल जाते हैं। तो मैंने कहा हमारी नाक में 2 दरवाजे हैं, दोनों दरवाजों से हवा आती भी है और CO2 जब सांस छोड़ते हो तो बाहर भी जाता है। गर्म इसलिए होता है, अगर बहुत ज्यादा ठंडी आपने हवा ले ली तो वो हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचा देगी, वो आपको सर्दी जुकाम भी करने का काम कर देगी, कोल्ड कफ भी कर देगी, है ना कुणाल? ठीक है। तो हमारे जो नाक के बाल होते हैं, उन बाल हमेशा टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए होते हैं, आपको पता होगा ये बात, है ना? तो ये बाल, नाक के बाल क्या करते हैं, हल्का सा जो एयर आती है उसको वेट यानी गीला सा, गीला खैर ये म्यूकस भी कर देता है, मॉइस्चर, उसमें नमी डाल देते हैं हवा के अंदर। और दूसरा, उस हवा के टेम्परेचर को हल्का सा, आप बताओगे, गर्म कर देते हैं, ताकि वो हवा जो है वो हमारे फेफड़ों में, एकदम से अगर ठंडी हवा चली जाएगी तो आप जानते हैं हमारे फेफड़ों में बीमारी भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये याद रखिएगा, नाक का पानी म्यूकस कहलाता है, श्लेष्मा कहलाता है, वो भी धूल मिट्टी को हटाने का काम करता है अगर आपकी नाक में फंसी है तो। नेक्स्ट, आपकी नाक का काम होता है स्मेल करने का, गंधक पहचानने का। यानी कि आप अगर किसी भी कचरे के डिब्बे के बाहर खड़े हो तो आपको गंदी सी बदबू आएगी। अगर आप गुलाब का फूल सूंघोगे तो आपको रोज की खुशबू आएगी। अगर गेंदे का फूल सूंघोगे तो उसमें अलग टाइप की खुशबू आएगी। तो नाक में स्मेल, जहां से देखो, पूरी नाक आपकी स्मेल की पहचान नहीं करवाती है। ये नाक की हड्डी होती है, इसको वोमर बोलते हैं। इस हिस्से में, यहां पे, इस वाले हिस्से में, इस वाले हिस्से में, इस रीजन को कहा जाता है ऑल्फैक्टरी रीजन। इसको स्टार करना बच्चा, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रीजन, और हिंदी में इसको घ्राण क्षेत्र कहा जाता है। ऑल्फैक्टरी रीजन क्या होता है, वो एरिया जहां पर आपके नाक के स्मेल करने वाले सेंसेस होते हैं, जहां पर ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो स्मेल को, गंधक को आपके ब्रेन तक लेके जाते हैं नाक से। और ब्रेन फिर पहचान करता है भाई कि जो आप सूंघ रहे हो वो किसकी खुशबू है।
जैसे आपके दिमाग के अंदर पहले से खुशबू भरी पड़ी है, आपको पता है हलवा बनेगा तो ऐसी खुशबू आएगी, खिचड़ी बनेगी तो ऐसी खुशबू आएगी, छोंक लगेगा तो ऐसी खुशबू आएगी, कचरे के डिब्बे में जाओगे तो ऐसी, कीचड़ में जाओगे तो ऐसी, गुलाब के फूल में ऐसी। अगर आप आंखें भी बंद कर लेते हो और आपको गुलाब का फूल सूंघाते हैं तो आप तुरंत बता दोगे ये गुलाब की महक है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में स्टोर है वो। तो जैसे ही आपने गुलाब का फूल यहां लगाया तो इस हिस्से को कहा जाता है ऑल्फैक्टरी रीजन। और इस रीजन में क्या होते हैं, आपके स्मेल करने वाले सेंसेस होते हैं। ये सेंसेस न्यूरॉन से कनेक्टेड होते हैं और न्यूरॉन जाते हैं ब्रेन के पास और ब्रेन तुरंत पहचान करवाता है कि अरे ये तो गुलाब का फूल है, अरे ये तो गेंदे का फूल है, अरे ये तो सूरजमुखी के फूल की खुशबू है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है किस सिस्टम के अंदर ऑल्फैक्टरी रीजन पाया जाता है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। या पूछेगा कौन से ऑर्गन में ऑल्फैक्टरी रीजन पाया जाता है, नाक में। या पूछेगा ऑल्फैक्टरी रीजन किससे संबंधित है, तो भैया स्मेल से। ये गंधक की पहचान करवाते, ठीक है, ये गंधक की पहचान करवाते हैं। ऑल्फैक्टरी रीजन क्या करता है, स्मेल की पहचान करवाता है आपको। ये वो एरिया है जहां पर आपको स्मेल महसूस होती है, कैसी स्मेल है। तो नाक के बारे में आपको इतने पॉइंट ही याद रखने थे। नाक से एयर आ गई, ऐसे रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट हो गया। 24 घंटे 7 दिन नाक से हवा आती रहती है। आप जब सो रहे हैं तब भी आपको रेस्पिरेशन करना है, तब भी आपकी नाक से हवा आ रही होती है। अब नाक से हवा कहां जाती है, इस फोटो में देखिएगा थोड़ा सा, फिर हम आपको समझाएंगे कि कहां जाती है। ये इस इंसान की नाक है, नाक से यहां से होती हुई एयर आ गई, ठीक है, ऐसे। अब बच्चा ये जो एयर है ना, वो एयर ऐसे ऐसे आती आती इस एरिया में आती है और इस एरिया को कहा जाता है फेरिंक्स। कैसे? तो ये इंसान का मुंह है, ऐसे देखो बच्चा, ऐसे। ये इसकी नाक है, ये इसका मुंह है, ठीक है। यहां से उसने एयर ली, ऐसे आई एयर, और यहां से आप खाना खाते हो तो ये खाना आ जाता है, ऐसे आता है ना। यहां से मुंह है, ये तो मुंह से आपने ऐसे खाना खाया, यहां से आपने हवा ली, ऐसे। तो ये जो कॉमन पैसेज है ना दोनों के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। खाना पचता किस सिस्टम के द्वारा है, डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा। श्वसन तंत्र आपको पता ही है, पढ़ा रही हूं मैं। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम आ रहा है यहां से, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम आ रहा है। तो ये जो कॉमन पैसेज है ना, ये दोनों के लिए उभयनिष्ठ मार्ग है। इसी को फेरिंक्स कहा जाता है, इसी को फेरिंक्स कहा जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखेगा, यहां पर नाक के बाद दूसरा जो ऑर्गन आता है उसके बारे में लिखो। 2 नंबर पे जो आता है उसको बोलते हैं फेरिंक्स। 2 नंबर पे आता है उसको फेरिंक्स कहा जाता है। हिंदी में इसको ग्रसनी कहा जाता है, ठीक है, हिंदी में इसको ग्रसनी कहा जाता है। इसके बारे में सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है आपको कि इट इज द कॉमन पैसेज फॉर द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। ये पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र के लिए कॉमन पैसेज है। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ मार्ग है। कॉमन पाथवे लिख लो, रास्ता है, कॉमन पाथवे है। किसके लिए? फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम, मैंने आरएस लिख दिया, एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, डीएस लिख दिया मैंने, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या लिखोगे आप अपने नोट्स में, कैसे लिखोगे? इट इज द कॉमन पाथवे फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। यह पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र के लिए एक उभयनिष्ठ मार्ग है, यानी कि यहां पर दोनों सिस्टम मिलते हैं, यहां पे दोनों सिस्टम मिलते हैं। और इसीलिए खाने के साथ हवा चली जाती है थोड़ी बहुत आपके पेट में, फिर आप डकारे मारते रहते हो, है ना। समझ गए मेरी बात? तो ये कॉमन पैसेज है रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, और एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के उस पार्ट का नाम बताओ जो डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए कॉमन पार्ट है, तो उसको फेरिंक्स कहा जाता है। अभी एक आएगा लैरिंक्स, ये फेरिंक्स है। लैरिंक्स होता है जहां से आवाज निकलती है आपकी, आप जो बोल पा रहे हो ना, जिसको वॉइस बॉक्स कहते हैं हम, साउंड बॉक्स कहते हैं, वो लैरिंक्स होता है, ये फेरिंक्स है।
तो सबसे पहले कहां से आई हवा, देख लो, सबसे पहले नाक से फिर कहां जाएगी, फेरिंग्स में जाएगी, PHARYNX, यानी कि नाक के बाद ग्रसनी में जाती है। इनको नंबरिंग इसीलिए कह रही हूं मैं, कर देना, क्योंकि एग्जाम में ये रास्ता पूछता है हवा का प्रवेश करने का। अब 3 नंबर पे हवा फेरिंग से होती हुई कहां पे गुजरती है, तो हवा जाती है साउंड बॉक्स में, और साउंड बॉक्स को बोलते हैं लैरिंग्स। तो 3 नंबर पे लिखिए लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है, इसको बोलते हैं हमारा स्वर रज्जु पाई जाती है। साउंड बॉक्स होता है बच्चा, ये साउंड बॉक्स है, या लिख दो वॉइस बॉक्स, जहां से आपकी आवाज निकल रही है। ये जो मैं बोल रही हूं ना अभी, तो ये आवाज जहां से बन रही है, जो बॉक्स बना रहा है, उस बॉक्स को हम लैरिंग्स कहते हैं। कैसे रहता है, चलो मैं थोड़ा सा आपको इमेज बना के दिखाती हूं, जितना मैंने अभी पढ़ाया है उसका। इस तरीके से आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है, ठीक है बच्चा। ये देखो, यहां से आपकी नाक से हवा आ रही है, तो इस पैसेज को आप फेरिंग्स बोलोगे। ये वाला, ये आपका नोज है, लिख दीजिए, और ये आपका फेरिंग्स है, ये वाला पार्ट। अब इस रास्ते से एयर आ रही है, ऐसे धीरे 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 ऐसे एयर आ रही है, ऐसे, ठीक है बच्चा। अब ये एयर यहां आती है, और यहां पे ऐसे होता है आपका एक बॉक्स, और इस बॉक्स को कहा जाता है साउंड बॉक्स। साउंड बॉक्स तो आप जनरली बोलते हैं, लेकिन इसका नाम क्या होता है, इसको आप लैरिंग्स कहते हो। लैरिंग्स, हमारा साउंड बॉक्स लैरिंग्स कहलाता है। जैसे जो चिड़िया होती है ना, वो चहचहाट करती है, उनका सिरिंग्स कहलाता है। जो बर्ड्स होते हैं ना, उनके साउंड बॉक्स को SARYNX कहा जाता है, सिरिंग्स कहा जाता है, ठीक है बच्चों। तो सुनो, अब जैसे ही एयर आई, तो एयर ही आपकी आवाज बनाती है। अब कैसे बनती है, सुनो, हवा आवाज कैसे बनती है। यहां से एयर आई ऐसे, इस वॉइस बॉक्स से जब हवा गुजरी, ये वॉइस बॉक्स पतली सी मेम्ब्रेन होती है, आप ऐसा मत सोचना कि पूरा बॉक्स है, बॉक्स जैसी स्ट्रक्चर होती है, लेकिन पतली हल्की हल्की मेम्ब्रेन रहती है इसके अंदर, और इसके अंदर जो मेम्ब्रेन्स रहती हैं उनको बोलते हैं वोकल कॉर्ड्स। इनको बोलते हैं वोकल कॉर्ड्स, हिंदी में बोलते हैं स्वर रज्जु। स्वर रज्जु, ऐसे बहुत हल्की हल्की मेम्ब्रेन होती है, बहुत हल्की हल्की मेम्ब्रेन। तो जैसे ही ये हवा इस बॉक्स से गुजरेगी, तो इस बॉक्स में रहती हैं पतली पतली मेम्ब्रेन, जिनको हम वॉइस बॉक्स की वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। और ये वोकल कॉर्ड्स इस हवा से क्या होती हैं, वाइब्रेट होती हैं। वाइब्रेट, इनमें कंपन पैदा होता है, और इनके वाइब्रेशन से ही क्या बनती है, आपकी साउंड बनती है, आपकी आवाज बनती है। फिर उस आवाज को शब्दों में कौन बदलता है, आपकी जीभ। और क्या बोलना है, क्या सेंटेंस बोलना है, किस भाषा में बोलना है, ये किसका काम है, ये आपके दिमाग का। एक बार फिर से सुन लो, आवाज कैसे बनती है। इस तरीके से हवा आई थी ऐसे, जब ये हवा इस बॉक्स से गुजरती है, तो इस बॉक्स में ऐसे पतली पतली मेम्ब्रेन जैसी स्ट्रक्चर रहती हैं, जिनको आप वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं। और ये वोकल कॉर्ड्स इस हवा से कपाती हैं, वाइब्रेट होती हैं, और इनके वाइब्रेशन से एक हल्का सा साउंड जनरेट होगा, है ना। उसी साउंड को शब्दों में क्या वर्ड्स बोल रहे हैं आप, वो आपकी जीभ, और क्या बोलना है, कितना बोलना है, ये आपके दिमाग का काम है। आप अगर मूवी देखने जाते हैं तो आपने देखा होगा, एक ऐड आता है, क्या, मेरा नाम कमलेश है, मैं पहले बहुत गुटखा खाता था, बहुत बीड़ी पीता था, तो मुझे कैंसर हो गया गले में। गले में जब कैंसर हुआ तो डॉक्टरों ने मेरा वॉइस बॉक्स निकाल दिया। जब उसका वॉइस बॉक्स ही निकल गया, तो अब उसकी वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट नहीं हो रही हैं, अब वो इंसान बोल नहीं पा रहा। जिंदगी भर के लिए आवाज खो दी उसने गुटखे के चक्कर में। देखा है ना आपने, जो लोग बोल नहीं पाते हैं, जो गूंगे लोग होते हैं, उनके अंदर ये वोकल कॉर्ड्स पनप नहीं पाती। कुछ लोग हल्के फुल्के शब्द बोल लेते हैं, लेकिन प्रॉपर क्लियर नहीं बोल पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वोकल कॉर्ड का मैच्योरेशन नहीं होता है, वो ढंग से विकसित नहीं होती हैं, इसलिए वो लोग
ढंग से नहीं बोल पाते, लेकिन मेरी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे से बोल पा रही हूँ। आपकी भी मैं उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी होंगी वोकल कॉर्ड्स, तो आप बहुत अच्छे से बोल पाते होंगे। ठीक है बच्चा? तो आप अगर गुटखा, तंबाकू, बीड़ी ये सब खाओगे तो उसमें जो टार होता है, उसमें जो टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं, वो यहीं पे आके जम जाते हैं इसी बॉक्स के अंदर। और धीरे धीरे ये टार इतना जम जाएगा कि इन वोकल कॉर्ड्स के अंदर स्वेलिंग पैदा कर देगा, ये वोकल कॉर्ड्स के अंदर गांठ बना देगा और आपको ट्यूमर या कैंसर हो सकता है। फिर डॉक्टर आपको जिंदा तो रखेगा, लेकिन जिंदा रखने के लिए शर्त देगा कि मैं इस बॉक्स को उठा के बाहर फेंक रहा हूं आपके शरीर से, नहीं तो आप पूरे मर जाओगे। तो इसी बॉक्स को हटा देगा तो अब आप कभी भी बोल नहीं पाओगे। इसलिए अगर बीड़ी, तंबाकू, गुटखे की आदत है तो उसे छोड़ दो। समझ गए मेरी बात? तो हवा इस तरीके से आई, फर्स्ट नंबर पे नाक से आई, 2 नंबर पे फेरिंग्स में, 3 नंबर पे लैरिंग्स में। लैरिंग्स ही आपका साउंड बॉक्स होता है, यही आपकी ध्वनि बनाने का काम करता है। अब बच्चों, ये जो वोकल कॉर्ड्स होती है ना, इनमें लड़का और लड़की की वोकल कॉर्ड्स में लेंथ का डिफरेंस होता है। लड़कों की आवाज थोड़ी गहरी होती है, लड़कियों की आवाज थोड़ी पतली होती है। चलो ये कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। वैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हो ये चीज, लेकिन हम भी आपको पढ़ा देते हैं। क्या ये जो वोकल कॉर्ड्स है ना, जहां से आपकी आवाज बन रही है, अगर ये वोकल कॉर्ड्स का साइज बड़ा रहेगा, लार्ज रहेगा, लार्ज का मतलब बड़ा, ठीक है, तो बच्चा आपके साउंड की जो पिच है ना, पिच हमेशा लो रहेगी, यानी कि आपकी साउंड गहरी होगी, डीपनेस होगी आपकी साउंड में, गहरापन होगा। क्या होगा? गहरापन। आवाज भारी होगी, आवाज भारी हो जाएगी। और अगर ये वोकल कॉर्ड्स हैं, इनकी लेंथ छोटी रहती है, इनकी लंबाई क्या रहती है? स्मॉल रहती है, तो आपकी जो पिच है ना साउंड की, वो हाई रहती है। पिच क्या रहती है? हाई, और जिसकी वजह से आपकी आवाज पतली हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? पतली हो जाती है। हाँ जी पूजा कुमारी, आपकी आवाज क्या हो जाती है? पतली। अब आप बताओ, लड़कों की आवाज गहरी होती है या लड़कियों की आवाज? आप सब जानते हैं, इस कमरे में एक लड़का बैठा है, एक लड़की बैठी है। अगर लड़के ने आवाज दी तो ये आवाज यहीं तक जाएगी, अगर लड़की ने दी तो दूर तक जाएगी। क्यों? क्योंकि लड़कियों की जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं, उनका साइज छोटा होता है। गर्ल्स में इन वोकल कॉर्ड का साइज छोटा होता है, इसीलिए उनकी साउंड की पिच हाई होती है। ये 14 टू 15 mm के साइज की होती है, जबकि लड़कों की वोकल कॉर्ड्स का जो साइज होता है वो बड़ा होता है। कितना? तो अप्रोक्स 20 mm तक चला जाता है। तो यही रीजन होता है कि आपको लड़कियों की आवाज चुभने लग जाती है एक टाइम के बाद, है ना? ऐसा होता है? अरे यार तुम चुप करो, मम्मी यार कितना चिल्लाती है तुम, कानों से निकल जाती है तुम्हारी आवाज, है ना? ये 2 औरतें लड़ रही हैं, 2 आदमी लड़ रहे हैं, दूर तक आवाज किसकी जाएगी? लड़कियों वाली आवाज जाएगी, है ना? तो लड़कों की आवाज में डीपनेस, लड़कों की आवाज भारी होती है, उसमें गहरापन होता है। तो भारी तो इस वजह से हो गई, हैवीनेस, हैवीनेस तो इसकी वजह से आ गई। अब लड़कों की आवाज गहरी कैसे होती है वो भी सुन लो। लड़कों का जो ये साउंड बॉक्स है ना, जिसको आप वॉइस बॉक्स बोल रहे हो, इसके चारों तरफ ऐसे एक मसल्स की स्ट्रक्चर पाई जाती है। ऐसे लड़कों के अंदर, सिर्फ लड़कों में होता है, लड़कियों में नहीं होता है, ठीक है? ऐसे लड़कों के साउंड बॉक्स के चारों तरफ ऐसे मसल्स की एक पतली सी स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं एडम्स एप्पल। हिंदी में कोई नाम नहीं है यार, अब इसको हिंदी में ये मत कर देना एप्पल, एडम का एप्पल, ये गलत हो जाएगा। एडम्स एप्पल, ये क्या करता है? उस वॉइस बॉक्स को कंट्रोल करके रखती है ये मसल्स, जिसकी वजह से उनकी आवाज गहरी होती है, डीपनेस होती है। देखते हो ना लड़कों में, यहाँ आपको एक उभरी हुई स्ट्रक्चर दिखेगी, जैसे मेरे भाई की है, बहुत हैवी आवाज है उसकी, उम्र उसकी 20-21 साल का है, लेकिन आवाज उसकी बहुत गहरी है। उसका एडम्स एप्पल ऐसे बाहर चमकता रहता है, इतना उभरी हुई चीज। ठीक है, क्या होता है कि लड़कों के, आपने देखी होंगी, इस हिस्से पे एक स्ट्रक्चर होती है, आप उसको टच करना, आपको उनके साउंड में वेरिएशन सुनाई देगा।
इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं एडम्स एप्पल। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है एडम्स एप्पल किस में पाया जाता है, तो आप लिखना ये सिर्फ बॉयज में पाया जाता है और इसका काम क्या होता है, लड़कों की आवाज को गहरापन देना, गहरापन देना, गहरापन या फिर आप गहरापन, ठीक है, या आप लिख देना भारीपन। आवाज जो भारी होती है ना वो 2 रीजन की वजह से होती है, एक रीजन ये हो गया, एक रीजन ये, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो किसकी वोकल कॉर्ड का साइज छोटा होगा, किसकी वोकल कॉर्ड का साइज बड़ा होगा। तो आपकी एयर कैसे आ रही, नाक, नाक से कहां, फेरिंक्स से, और फेरिंक्स से कहां पे आप बताओगे, लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स में आई, और वॉइस बॉक्स में वोकल कॉर्ड्स, वोकल कॉर्ड्स ने आवाज बना दी, लेकिन हवा तो आ रही है ना ऐसे, आवाज बनाती हुई आ गई अब कहां से, लैरिंग्स से नीचे की तरफ। अब लैरिंग्स से नीचे की तरफ क्या रहता है, 4 नंबर पे, अब शुरू हो जाता है आपका विंड पाइप। 4 नंबर पे आपकी जो एयर जाती है जिस ऑर्गन में, उसको विंड पाइप या फिर हम उसको ट्रैकिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रैकिया, हिंदी में बोलते हैं श्वास नली। कैसे रहती है, चलो इस फोटो से समझो पहले, फिर हम आपको समझाते हैं। देखो ये नाक है इस लड़के की, ये क्या हो गया, फेरिंक्स वाला पार्ट हो गया, कॉमन पैसेज, ये इसका लैरिंक्स हो गया, दिख गया ना ये लैरिंक्स। अब यहां से क्या शुरू हो गई आपका, ऐसे, ये देखो ये आपका ट्रैकिया शुरू, ये देखो ट्रैकिया, हालांकि ये ट्रैकिया से ही अटैच है लैरिंक्स, ये रहा आपका ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होता है, विंड पाइप, जो एयर को कहां लेके जा रहा है, ये आपके फेफड़े हैं, जो एयर को फेफड़ों में लेके जाती है, जो 12 से 12.5 सेंटीमीटर तक लंबा एक पाइप है। ये पाइप आगे चल के ऐसे डिवाइड हो जाता है, क्यों, क्योंकि 2 फेफड़ों में इसको हवा लेके जानी है, तो एक साइड इधर राइट वाले लंग में, एक इधर लेफ्ट वाले में, इसलिए ये ट्रैकिया आगे चलकर इस तरीके से डिवाइड हो जाती है। देखो बच्चों इस तरीके से, तो आधी एयर इस फेफड़े में, भाई दोनों फेफड़े काम करते हैं, दोनों को हवा चाहिए, तो आधी इधर इस फेफड़े में। तो सबसे पहले कहां से आई, नाक से, फेरिंक्स, लैरिंक्स, लैरिंक्स में आवाज बना देगी अगर आप बोल रहे हो तो। अब मैं चुप हूं, एयर तो फिर भी आ रही है ना, हवा तो आ रही है, लेकिन मैं बोल नहीं रही हूं अभी, तो साउंड नहीं बन रही, नहीं है वाइब्रेट हो रही वोकल कॉर्ड्स, जब बोलूंगी तो साउंड भी बनती रहेगी, ठीक है बच्चा। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब ये ट्रैकिया में जाएगी सारी की सारी हवा, तो लिख दो नेक्स्ट ट्रैकिया 4 नंबर पे। अब जरा बात करते हैं विंड पाइप की। विंड पाइप क्या होता है, एक पाइप है बच्चों, जो पाइप क्या करता है, ये पाइप हवा को कहां पे ट्रांसफर करता है, आपके लंग्स में, दोनों फेफड़ों में एयर को ट्रांसफर करने का काम कर देता है। कितना लंबा पाइप होता है, इसकी लेंथ लिख लो 12 से 12.5 सेंटीमीटर, कभी कभी 10 से 12 सेंटीमीटर भी लिखा हुआ आता है, बच्चों में थोड़ी छोटी रहती है साइज, फिर बच्चा बड़ा होता है तो 12 12.5 सेंटीमीटर की हो जाती है, ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। तो ये पाइप क्या करता है, हवा को आपके फेफड़ों में डायरेक्टली पहुंचाने का काम कर देता है। अब बच्चों ये जो पाइप है ना, इस पाइप के ऊपर आप देखोगे ना कभी, तो इस तरीके से आपको सी शेप में ऐसे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स दिखेंगी, ऐसी बच्चा, ऐसे, ये क्या होती है, यहां से क्वेश्चन बनता है। इस पाइप के ऊपर इस तरीके से सी लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई होती है, सी के आकार की संरचनाएं बनी हुई होती है, और ये संरचनाएं किसकी हैं, ये होती हैं कार्टिलेज। ये क्या होती हैं, ये कार्टिलेज होती हैं। कार्टिलेज का हिंदी में बोलते हैं उपास्थि। बच्चा एक होता है हड्डी, एक होता है उपास्थि। हड्डियां मजबूत होती हैं, उपास्थियां लचीली होती हैं, ये कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज है। ऐसे ही ये कार्टिलेज है। कौन से टाइप की कार्टिलेज हैं, तो इन कार्टिलेज का नाम लिख लो, इनको हाइलीन कार्टिलेज कहा जाता है। कौन सी कार्टिलेज, हाइलीन कार्टिलेज, हिंदी में बोलते हैं हाइलीन उपास्थि। ये उपास्थियां क्या करती हैं, चलो अभी बताऊंगी, तुरंत समझ में आ जाएगा। ये ना इस विंड पाइप में क्या आ रही है, हवा आ रही है, इस हवा के प्रेशर को मेंटेन करने का काम करती हैं। अगर किसी दिन बहुत तेज, किसी ज्यादा प्रेशर से हवा आ गई,
तो ये क्या होगा, विंड पाइप फट जाएगा, मर जाओगे आप। आपका विंड पाइप फट जाएगा और आप मर जाओगे। तो बच्चा विंड पाइप को फटने से बचाती हैं, ये प्रेशर को खुद झेल लेती हैं अपने ऊपर, लचीली होती हैं, प्रेशर को झेल लेती हैं और उस प्रेशर को आपके विंड पाइप तक नहीं जाने देती। अगर विंड पाइप पे ये प्रेशर पड़ गया ना, विंड पाइप फट जाएगा। सुना होगा फलाना इंसान का एक्सीडेंट हो गया, उसकी सांस की नली फट के बाहर आ गई यार, इसलिए मर गया बेचारा, है ना। तो हवा के, एयर के प्रेशर को मेंटेन करती है। ये लिख देना कि ये जो हाइलीन कार्टिलेज है ना, ऐसे सी जैसी स्ट्रक्चर, ये क्या करती हैं, एयर प्रेशर को कंट्रोल करती है, हवा के दबाव को संतुलित करके रखती हैं, एयर प्रेशर को कंट्रोल करती हैं, जिसकी वजह से आपका जो हवा का प्रेशर है वो आपके विंड पाइप पे ना पड़े। अगर विंड पाइप पे पड़ गया तो विंड पाइप फट जाएगा और आप वहीं मर जाओगे। समझ में आ गई मेरी बात, है ना। तो ये एयर प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है। तो सबसे पहले एयर कहां से आई, नाक, नाक से फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स, ये सीक्वेंस याद रखनी है आपको, एग्जाम में आती है ये। उसके बाद कहां गई, ट्रैकिया में। अब ट्रैकिया से एयर, ट्रैकिया डिवाइड हो गई, ऐसे चल के डिवाइड हो जाती है। क्यों, क्योंकि इधर होता है आपका दायां फेफड़ा और इधर होता है आपका बायां फेफड़ा। अब दोनों फेफड़ों को एयर चाहिए तो ट्रैकिया को डिवाइड तो होना पड़ेगा। तो इस तरीके से ट्रैकिया डिवाइड हो जाती है। तो आधी एयर इस फेफड़े में, आधी एयर इस फेफड़े में। इसका मतलब मैम अब 5 नंबर पे हमारा टारगेट पूरा हो गया। कैसे टारगेट पूरा, एयर को कहां पहुंचाना था, लंग्स में ही तो पहुंचाना था। अब सारी की सारी हवा कहां आ गई, आपके फेफड़ों में आ गई। किसमें, फेफड़ों में आ गई बच्चा, सारी की सारी हवा लंग्स में आ गई। इस फोटो में भी आप देख लो, सेम चीज बनी है, आप देख लो चाहे, ये देखो, नेट से भी देखोगे तब भी ये रही सी जैसी स्ट्रक्चर, ये देखो आपको इसके ऊपर दिखेंगे। ये ट्रैकिया डिवाइड हो गई, ये आपका दायां फेफड़ा, ये आपका बायां फेफड़ा है। दोनों को हवा चाहिए, दोनों को एयर चाहिए, दोनों में एयर आ गई है, दोनों में एयर आ गई है, दोनों को एयर चाहिए। तो अब पढ़ेंगे हम लंग्स के बारे में। तो 5 नंबर पे लिखिए लंग्स, फेफड़े के बारे में। चलो लिखो जरा, लंग्स क्या होते हैं, इनका वेट क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे हमने पढ़ा था किडनी इज द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, वैसे ही लंग्स भी क्या होते हैं, लंग्स भी हमारे मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। लिख लीजिए आप, लंग्स को हम क्या बोलते हैं, लंग्स को हम हमारा मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहते हैं। ये मुख्य श्वसनी अंग कहलाते हैं, यानी कि मेन जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो कहाँ पे होती है, वो लंग्स में ही होती है। अब खुद सोचिए ना, अभी तक तो सिर्फ हवा आने का रास्ता था, ये अभी तक तो हवा आ रही थी, अब हवा कहाँ आ गई, फेफड़ों में। अब क्या होता है मैम, याद है आपको, मैंने कहा था, मैंने क्या कहा था, लंग्स का काम क्या होता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन, रक्त का शुद्धिकरण। कितने बच्चे बताएंगे ब्लड प्यूरिफिकेशन का मतलब क्या होता है। एक बताया था मैंने ब्लड फिल्ट्रेशन, एक बताया था मैंने ब्लड प्यूरिफिकेशन। ब्लड प्यूरिफिकेशन का मीनिंग कौन बताएगा मुझे, रक्त का शुद्धिकरण। ब्लड को प्यूरिफाई करने का मतलब क्या होता है। अरे बच्चों बहुत अच्छे से पढ़ाया था मैंने कि ब्लड प्यूरिफिकेशन का मतलब होता है ब्लड के अंदर कौन आना चाहिए, खून के अंदर ऑक्सीजन आनी चाहिए, खून से बाहर कौन जानी चाहिए, CO2। इस प्रोसेस को ब्लड प्यूरिफिकेशन कहते हैं। और ये प्रोसेस कहां होती है, ये हमारे दोनों फेफड़ों में होती है, इसीलिए हम फेफड़ों को मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहते हैं, मुख्य श्वसनीय अंग कहते हैं इनको, कि यहीं पर मेन रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। जैसे मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन था, किडनी था, और किडनी का काम क्या था, किडनी का काम था ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनाना। लंग्स का काम क्या है, खून में ऑक्सीजन को घोलना। भाई अभी तो एयर आई है, एयर में से क्या घुलेगी हमारे फेफड़ों के खून में, ऑक्सीजन, और फेफड़ों के खून में जो CO2 है वो क्या करेगी, वो बाहर जाएगी, वो क्या होगी, बाहर जाएगी। और इसी प्रोसेस को तो हमने नाम दिया था ब्लड प्यूरिफिकेशन। तो आपसे पूछ ले फेफड़ों का
काम क्या है? ब्लड को प्योरीफाई करना। प्योरीफाई का मतलब होता है एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस, गैसों का आदान प्रदान। कैसा आदान प्रदान? खून में से ऑक्सीजन आएगा, खून में CO2 बाहर जाएगा। तो फेफड़ों का काम होता है ब्लड प्यूरिफिकेशन। नहीं मोहम्मद अकबर बेटा, इसी से पढ़ लो आप। हाँ रिंकेस, आपने बिल्कुल सही बताया। अब कैसे लंग्स करते हैं, किस तरीके से करते हैं लंग्स इसको प्योरीफाई, कैसे फेफड़ों में ऑक्सीजन आएगा, कैसे जाएगा, ये बातें हम नेक्स्ट क्लास में